हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया और बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लूसेड लेकर आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में आते हैं। तो लूसेंट को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूपी से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपका बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि इस बार अगर आपने बीपीएससी का पेपर दिया होगा या फिर यूपी पीसीएस का लास्ट टाइम 2022 का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न जाने कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जो कि हम घटना चक्र पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ते हैं, उसमें भी नहीं दिए रहते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं, वो हमको नहीं आते हैं, या फिर हम कुछ गलत टिक कर देते हैं। तो वो हमारे जो है लूसेंट से आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो लूसेंट जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आज लेकर आए हैं। तो हम उसके वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं, आगे हम इसके वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स का कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को हमारी जो ये लूसेंट का जो डिस्कशन है ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, और हम लोग वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का इतिहास, ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी नॉर्मल सी हैं, इनको बेसिक बोलकर बेसिक चीज़ें बोला जाता है, तो उनको सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत का इतिहास के संदर्भ में सॉरी कि थोड़ा सा मेरा ब्लर हो गया है, पर नीचे इसका क्लियर आया हुआ है। यहाँ पे फ़ोटो में थोड़ा सा ब्लर हो गया है, प्लीज़ मैनेज कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के जो निवासी है उन्हें भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम हुआ करता था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, ठीक है, अर्थात ये जामुन का एक वृक्ष होता था ना, उससे लगाते थे, वृक्षों का द्वीप कहते थे, जामुन वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे ये सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो इसलिए उनके मुंह से सिंधु की जगह हिंदू निकलता था। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी के नाम से। सिंधु को लोग सिंधु बोल नहीं पाते थे, वो हिंदू बोलते थे, इसलिए अब हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदू पड़ गया, ठीक है। यहाँ के लोग हिंदू नाम पड़ गया, और यहाँ के जो लोग रहते, मतलब हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया, और यहाँ के लोगों का नाम हिंदू पड़ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनानी जो है इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, ठीक है। कौन से शब्द से बना है? फारसी शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर को और दक्षिण को दो पार्ट में भारत को डिवाइड करती है, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और दक्षिण में कौन से परिवार के लोग? द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है, इसका निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। नंबर देखिए, सबसे 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, उसके बाद पैलियो मेडिटेरेनियन, उसके बाद काकशायड, उसके बाद में निग्रोइड, फिर मंगोलाइड, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में हम लोग बांटते हैं इसको। 3 मतलब जो इतिहासकार हैं इन्होंने इसको पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास।
तो फिलहाल अभी सबसे पहले इतिहास को हम 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है किसको देंगे, तो ये देंगे क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है, इनको हम देंगे। तो इन्होंने 1638 से 1707 AD को दिया है, ठीक है, किसको देंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस को, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे जो टॉपिक होंगे आप लोग उसको पेन कॉपी लेकर रखिएगा और एक साइड में उसके छोटे छोटे से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे तो आपको वो जो पॉइंट नहीं याद होंगे, वो जो नहीं आते हैं ना, उनको नोट करिएगा, तो रिवीजन करेंगे ना तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से वो 4 स्रोत हैं, सबसे पहले धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का विवरण, उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। फ्रेंड्स यहाँ पे भागवत हो रही है हमारे इधर, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए वीडियो को आगे और बढ़ाते हुए देख लेते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको। तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये फ्रेंड्स ये वेद 4 प्रकार के होते हैं। आपका एक यजुर्वेद, सबसे पहला वेद होगा ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कहा जाता है अथर्ववेद, सबसे पहले का वेद क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ठीक है। इन चारों वेदों को अगर मिलाते हैं ना तो इनको हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, ठीक है। संहिता के अंदर चारों वेद आ जाते हैं, ठीक है। इसी बाद में अगर बात करते हैं ऋग्वेद, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऋग्वेद की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें 10 मंडल होते हैं, ठीक है। कितने मंडल, 10 मंडल होते हैं। और यहाँ पे सूक्तों की यदि बात की जाए तो आपके 1028 सूक्त होते हैं इसमें, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त सहित, ठीक है। एवं यहाँ पे 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के जो ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें हम होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बात करते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है। किसके द्वारा रचित है ऋग्वेद, तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। इसके 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इस ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गायत्री मंत्र, ठीक है। इसके 9वें मंडल में यदि बात करें किसका वर्णन किया जाता है, अगर बात करते हैं 3रे मंडल में किसका वर्णन किया जाता है तो ये गायत्री मंत्र का किया जाता है। अगर पूछे 9वें मंडल में किसका वर्णन किया जाता है तो देवता है सोम देवता, ठीक है। सोम को एक औषधि के रूप में माना जाता है, तो इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है 9वें मंडल में, ठीक है। इसके 8वें मंडल की यदि बात की जाए, 8वें मंडल में किस चीज़ का वर्णन किया गया है तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, इसी का वर्णन किया गया है, ठीक है। चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। एक है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छे से पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध किससे है तो गाय से संबंधित है ये अगन्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईसा पूर्व ईस्वी में देख लेते हैं क्या है। वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है
तो ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व यानी कि BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है, और ईसा पूर्व के वर्षों की जो गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 563 ईसा वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन को ईसवी सन कहलाता है, जिसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, और ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है, ठीक है। और AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, ठीक है। उसके बाद इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरोकार शासन के एक पक्ष स्वरूप तानाशाही से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतत ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद देखिए सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को आर्ग्यू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, जिसमें बलिदान विधि का भी वर्णन होता है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। कौन सा वेद? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सामवेद की, ठीक है। तो सामवेद जो है, शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कितने 1810 सूक्त हैं टोटल, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। फ्रेंड्स इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसको? सामवेद को। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जो नोट पॉइंट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। देखिए यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अथर्ववेद की, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है। तो यहाँ पे देखिए अथर्वा ऋषि हैं, इनके द्वारा रचित है। इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं टोटल, तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र जो हैं ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। किसका? औषधियों का। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसके फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों में गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज और रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है, ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी विवरण मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। किसको? परीक्षित को। इसी प्रकार तथा कुरु देश की जो है समृद्धि का अक्षर चित्रण मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं सभा और समिति को क्या कहा जाता था? प्रजापुत्र की 2 पुत्रियाँ कहा जाता था, ठीक है। वेदों की भी की गई शाखाएँ हैं, वेदों की भी की गई कई शाखाएँ हैं। देखिए एक है वैदिक अध्ययन की और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का जो प्रतिनिधित्व करती है।
तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, शाकल शाखा जो है ऋग्वेद में जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कौन सी? शाकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यनंदिन जो है कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद में जुड़ी जो शाखाएं हैं वो है काठक, ठीक है, कर्णेष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है। कौथुम जो है ये है राणायणीय, जिसमें जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो है 1 मिनट, ठीक है, शौनक और पेप्पलाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे प्राचीन वेद की, तो ये है हमारा ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्राह्मण आर्य उपनिषद के संदर्भ में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, संहिता के जो पश्चात ब्राह्मणों आर्य उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेद हैं और ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है ऋग्वेद, इसमें ये है ऐतरेय व कौशितकी। उसके बाद में यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शतपथ। उसके बाद सामवेद में पंचविंश, अथर्ववेद में आपका गोपथ। ठीक है, इसी प्रकार इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तैत्तिरीय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। और शतपथ में यदि बात करें तो गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का वर्णन शतपथ में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, अब आर्य में यदि बात करें तो यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की जो दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? टोटल 108 है, जिसमें 13 को मूल उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा। जवालो उपनिषद की यदि बात करें तो इसमें चारों आश्रमों का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। किसमें? जवालो उपनिषद में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, किसे? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का? शुंग काल का। ठीक है, तो नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। 2 स्मृति है, एक मनुस्मृति, दूसरा नारद स्मृति। तो जो मनुस्मृति वो शुंग काल का वर्णन करती है और जो नारद स्मृति है ये आपकी गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार हम यह बात कर लेते हैं वेदांग की और सूत्रों की। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। एक था पहला शिक्षा, जिसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प जिसमें कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, और जो आपका है व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। श्रौत, ग्रह एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधियों एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, ठीक है, और वशिष्ठ आदि के नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। कौन सा? गौतम धर्मसूत्र क्या माना गया? सबसे प्राचीन माना गया। ध्यान रखिएगा इसका, गौतम धर्मसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुराण। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं पुराणों के संदर्भ में। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है पुराणों में मिलता है। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं ये है आपके लोमहर्ष। कौन है? लोमहर्ष। ठीक है, इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी जो संख्या है पुराणों की टोटल 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। टोटल 18 है, लेकिन यहाँ पे कुल जो 5 हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और ये भागवत पुराण, इसमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे कि आपको बताएं, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है, संबंधित है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण में आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। इसी प्रकार यहाँ पे हम बात करते हैं यदि कि पुराणों में जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन एवं माध्यमिक है। ठीक है, अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का जो पाठ है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ भी बात करें यदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि में अग्नि पुराण का जो काफ़ी महत्व है, इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। कौन सा? अग्नि पुराण में। ठीक है, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्यों की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो जातक में बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी है वर्णित की गई है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास जो है वो क्या है? कल्पसूत्र है, ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ जो है भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों एवं अन्य समकालिकों के साथ इसके संबंधों का विवरण मिलता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य, इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है 15 अधिकरणों एवं 118 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री की यदि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसमें किया गया है? कल्हड़ में किया गया है। ठीक है, कल्हड़ द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है जिनका नाम है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में जो है 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसीलिए इसको तरंगिणी कहा जाता है, राजतरंगिणी। ठीक है, इसमें प्रारंभ में लेकर 12 सदी तक के कश्मीर के शासकों का पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं अरबों की जो सिंध विजय है वृत्तांत चचनामा, लेखक है अली अहमद। ठीक है, चचनामा के जो लेखक हैं कौन है? अली अहमद। ठीक है, में सुरक्षित है। उसके बाद में यदि बात कर लेते हैं जो अरबों की सिंध विजय है वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी की बात कर ले तो ये संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के सबसे पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन जो राजनीतिक अवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में यदि बात करें पहली बार लिपि का शब्द का प्रयोग हुआ था। कथायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले जो यवन आक्रमण है इसका वर्णन मिलता है। पतंजलि की यदि बात करें तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके जो महाभाष्य हैं इनसे शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों में मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे तो यूनानी रोमन लेखक टेसियस जो है एक ईरान के राजवैद्य थे। ठीक है, भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। अब हेरोडेटस की बात कर लेते हैं। इसे इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है इनको। उसके बाद में इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी इतिहास ईसा के पूर्व का भारत और फारस इतिहास
ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका जो विवरण भी है अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उनमें से है आपके निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका का मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस की यदि बात कर ली जाए तो यह सीरियन नरेश हैं आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं डायोनिसियस से, तो ये मिस्र नरेश थे टालमी फिलेडेल्फस इनका राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी की यदि बात करें तो इसने दूसरी शताब्दी में भारत की भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल किसने लिखी थी? टालमी ने लिखी थी ना, तो इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत की भूगोल पुस्तक लिखी थी। प्लिनी की यदि बात करें तो प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब बात कर लेते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनके बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक जो है करीब 80 ईस्वी से हिंद महासागर की यात्रा पर गया था और जिसने उस समय के जो भारत के बंदरगाह हैं इनकी व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीनी लेखक जो हमारे भारत में आए थे, ठीक है, तो उनके संदर्भ में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फाहियान जो हैं ये चीनी यात्री थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसमें मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध बताई गई है। 14 वर्षों तक भारत में रहे थे ये फाहियान। अब बात कर लेते हैं ये संयुगन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फाहियान इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो संयुगन की बात कर लेते हैं तो ये 518 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने अपने 3 वर्षों में यात्रा की बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे आए थे हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। हेनसांग जो थे 629 ईस्वी में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे, ठीक है। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गए, ठीक है। यह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों की जो एकत्र कर ले जाने के लिए आए थे, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? सीयूकी, ठीक है। इसमें इन्होंने 338 देशों का विवरण मिलता है। इनके 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्मों, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार जो सिंध का राजा था शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हेनसांग के अध्ययन की बात करें तो हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग ने यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इत्सिंग जो थे 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है इत्सिंग ने। अरबी लेखकों की यहाँ पे बात कर लेते तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा अलबरूनी या महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। और अलबरूनी जो है ख्वारिज्म एवं खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है किताब उल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज, मतलब तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून और मापतंत्र विज्ञान, ठीक है, आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें जो राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और जो राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता की यदि फ्रेंड्स बात कर ले तो ये भी हमारे दूसरे अरबी
लेखक थे, मतलब भारत आए थे। तो यहाँ पे इब्न बतूता इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है, उसका यात्रा वृत्तांत रेहला, ठीक है, कहा गया है। 14वीं शताब्दी में जो भारतीय उपमहाद्वीप है इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी जो विद्वता है इसमें प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अन्य लेखकों की, जो कि तारानाथ हैं। यह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर या फिर तग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो की यदि बात कर लेते हैं तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इनका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिलने वाली जानकारी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। 14वीं ईस्वी पूर्व में अभिलेख जो है बोगसकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म में विकसित होने के जो प्रमाण है यवन राजदूत हेलियोडोरस के अनुसार विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेखों में किया गया। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जो जानकारी देने वाला अभिलेख है वो है सौगौरा, ठीक है, सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूण आक्रमण हैं इनकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ये भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरड़ अभिलेख में है। किसमें? एरड़ अभिलेख में है। शासक थे भानुगुप्त। ठीक है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर है, लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक जो पूरा स्थल है ये बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढे का घर साक्ष्य मिला है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तथा यहाँ मनुष्य के साथ जो है उनके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी उस टाइम पे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कर्षापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है यवन लेखकों ने किया था। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों की। तो सबसे पहले जो अभिलेख है और शासक यहाँ पे दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो तिथि रहित अभिलेख है ये, जिसमें कलिंग राजा हैं खारवेल, इनका वर्णन किया गया है। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है इसमें रुद्र दामन का वर्णन किया गया है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख में स्तंभगुप्त का। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश जो थे यशोवर्मन इनका। और ग्वालियर अभिलेख में आपका प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद में देवपाड़ा अभिलेख जो है आपका बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का जो अध्ययन है हम इसे एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जो समुद्रगुप्त हैं इनकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिका मेरू में पुडुचेरी के निकट में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले भारत के जो संबंध हैं बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यमन द्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के मंदिरों की कला जो थी वो कैसी थी? नागर शैली में थी। उत्तर भारत की नागर शैली में थी और दक्षिण भारत की यदि बात करें तो वो द्रविड़ शैली में थी कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। अतः ये जो है वेशर शैली कहलाती है। कौन सी शैली? वेशर शैली कहलाती है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, वेशर शैली कहलाती है। अच्छा, बात करते हैं पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों में घिरा होता था। ठीक है, पंचायतन मंदिर उदाहरण है कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में है। जो ये है आपका ब्रह्मेश्वर मंदिर।
ये आपका भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर जो है आपका खजुराहो में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और ये जो है आपका गोडेश्वर मंदिर ये आपका महाराष्ट्र में है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक इतिहास के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहें और अपने जो आने वाले आगामी जो परीक्षा है उनकी प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।